जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में प्रथम गौ महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हुआ है। देवरा बाबा गौ सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस विराट सम्मेलन में देश भर से गौभक्त, गौशालाओं के प्रतिनिधि, पशुपालक, किसान एवं स्टार्टअप उद्यमी जुटे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत कर गौ सेवा और गौपालकों के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है। गांवों में आज भी गौ माता की आवाज जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है। जब गौ की पूजा होती है वहां संस्कृति और संस्कार दोनों का वास होता है। मेरे जीवन में भी गौ माता का विशेष स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गौशालाओं और गौपालकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान में वृद्धि की गई है। अब प्रति पशु 50 रुपए प्रतिदिन की दर से 9 माह का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि अधिक गौशालाएं लाभ उठा सकें। ये गौ महाकुंभ जो आयोजित किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे उन गौ भक्तों की, गाय प्रेमियों की, हमारे पूज्य संतों की वो आत्मीयता के कारण ये गौ महाकुंभ प्रारंभ हुआ है। मैं उन सभी को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो ये मन की कल्पना नहीं है, ये एक हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। मित्रों, जब हम गांव में सुबह जगते हैं और पहली जब सूरज की किरण निकलती है और हमारी आंखें खुलती हैं तो हमारे गांव में जो आवाज हमें गौ माता की सुनाई देती है वो हमारे कानों में जाती है और वो हमारी हमेशा शुभकामनाएं उनके मुंह से निकला हुआ एक रवाने का जो शब्द है वो हमारे जीवन को। करौली में जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अतिवृष्टि से उत्पन्न हालात और राहत कार्यों की गहन समीक्षा की गई है। इस बैठक में जिला प्रभारी सचिव अनुपमा जोरवाल और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने सभी उपखंड अधिकारियों यानी कि एसडीएम और तहसीलदारों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। इसे केवल औपचारिकता न मानते हुए सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देशों का हवाला देते हुए बेडम ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शीघ्रता से जमीनी स्तर पर लागू किए जाएं। अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए समन्वय और निरंतर निगरानी के साथ काम करने को कहा गया है। प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए राहत की खबर है। साल 2021-22 की 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1st भर्ती में पात्र पूर्व सैनिकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने पिछली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी वापस ले ली है। सैनिक कल्याण विभाग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वीएस राठौड़ ने बताया कि सैनिकों की संघर्ष समिति ने लगातार इस मुद्दे को उठाया था। हाईकोर्ट के पक्ष में आए फैसले के बावजूद पिछली सरकार ने एसएलपी दायर कर नियुक्तियां रोक दी थी। करीब 250 पूर्व सैनिक इस कानूनी लड़ाई में बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। अब भर्ती की राह खुलने पर पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आभार जताया है। क्या था कि एक भारतीय सेना की एक डिग्री है यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, जिसके ऊपर राजस्थान के 200 पूर्व सैनिकों ने एग्जाम दिया टीचर के लिए, लेकिन उनको कहीं न कहीं सरकार ने, पिछली सरकारों ने उनको रोक लिया कि ये जो डिग्री है ये कहीं न कहीं मान्य नहीं है। 200 पूर्व सैनिकों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट का डिसीजन सैनिकों के फेवर में था। बावजूद गत सरकार कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके एसएलपी भी चली गई। जैसे ही राजस्थान के अंदर दिसंबर 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब को बनाया जाता है, हमारी इनसे मुलाकात होती है। हम इनसे एक आग्रह करते हैं कि सरकार इस एसएलपी को विड्रॉ करे। बात अनंत चतुर्दशी की करते हैं तो कोटा में अनंत चतुर्दशी महोत्सव की धूम देखने को मिली है। अनंत चतुर्दशी शोभा यात्रा में रोचक नजारे भी देखने को मिले। यहां पर तलवारबाजी करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी नजर आए हैं।
ओएसडी राजीव दत्ता ने यहां पर तलवारबाजी में हुनर दिखाया। दत्ता की फुर्ती देख के सब लोग अचंभित रह गए। ओएसडी राजीव दत्ता का दरअसल अखाड़ों से पुराना नाता रहा है। दत्ता ने युवाओं को भी अखाड़े के हुनर दिखाने को प्रेरित इस दौरान किया है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी हैं राजीव दत्ता, जो यहां पर तलवारबाजी करते हुए जुलूस में नजर आए हैं, हुनर दिखाते हुए नजर आए। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता ने तलवारबाजी में हुनर दिखाया है। ये दरअसल अनंत चतुर्दशी के मौके पर यहां पर निकाला जा रहा जुलूस था। इस दौरान ये ओम बिरला के जो ओएसडी हैं राजीव दत्ता, उन्होंने यहां पर तलवारबाजी में हुनर दिखाया। जयपुर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। राजधानी में जहां लोगों को राहत देने के लिए सीएनजी बसें लाने की तैयारी थी, वहीं अब टेंडर निरस्त हो जाने से ये उम्मीद भी टूट गई है। हालांकि सरकार ने अब इलेक्ट्रिक बसों का सपना दिखाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सपने सच होकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत सुधार पाएंगे? ये देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कभी साल 2013 में 400 लो फ्लोर बसों से दौड़ने वाला शहर अब सिर्फ 200 बसों तक सीमित हो गया है। इनमें भी 190 बसें ही चल पा रही है, 10 स्पेयर में खड़ी रहती हैं। आबादी बढ़ रही है, लेकिन बसों की संख्या घटती जा रही है। यही वजह है कि यात्रियों को बस स्टॉप पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। हाल ही में उम्मीद जगी थी कि 300 नई सीएनजी बसें शहर को मिलेंगी, लेकिन खरीद प्रक्रिया में बने टेंडर को जांच कमेटी ने निरस्त कर दिया। यानी सीएनजी बसों पर से फिलहाल जनता की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अब सरकार ने नवंबर तक 150 इलेक्ट्रिक बसें लाने का दावा किया है। अजमेर रोड, दिल्ली रोड और टॉक रोड पर चार्जिंग स्टेशन की जमीन भी चिन्हित हो चुकी है, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। जयपुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर संकट। आबादी करीब 50 लाख, बसें सिर्फ 190। 2013 में थी 400 बसें, 2025 में बढ़ने के बजाय हुई आधी। 70 बड़ी लो फ्लोर बसें पहले ही कबाड़। अब 30 मिनी बसें मार्च 2026 में हो जाएगी कंडम। 300 सीएनजी बसों का टेंडर निरस्त। नवंबर तक 150 इलेक्ट्रिक बसों का दावा, यानी जयपुर को सीएनजी बसें नहीं मिलेंगी और इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दबाव और बढ़ना तय है, क्योंकि राजधानी को जहां कम से कम 1500 बसों की जरूरत है, वहीं हकीकत यह है कि सड़क पर महज 190 बसें ही दौड़ रही हैं। इनमें भी 70 बसें कबाड़ हो चुकी हैं और 30 बसें अगले 5 महीने में कबाड़ हो जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि नई इलेक्ट्रिक बसें भी आ जाएं, तब भी जनसंख्या के अनुपात में 500 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चाहिए, तभी शहरी परिवहन पटरी पर आ पाएगा। तो राजधानी जयपुर की जनता फिलहाल बसों का इंतजार ही कर सकती है। सीएनजी बसों की उम्मीद खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिक बसों पर आस टिकी है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक जयपुर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ऐसे ही वायदों के सहारे रहेंगी। दूर दराज और ग्रामीण सफर को आसान बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री ने राजस्थान रोडवेज को 160 बसों की सौगात दी है, लेकिन इसके साथ ही अब शहरी परिवहन को लेकर सवाल खड़े होता है। दरअसल जयपुर में लो फ्लोर की जो हालत है वो बेहद ख़राब है। यहाँ पर जयपुर में करीब 50 लाख की आबादी पर महज 200 बस है। इनमें से भी कई बसें कबाड़ हालात में चल रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जयपुर को नई लो फ्लोर बस कब मिलेंगी। इस बीच कुछ दिन पहले एक राहत की खबर आई थी कि सीएनजी बस जल्दी जयपुर से चलने वाली हैं, लेकिन एक कमेटी ने सीएनजी बसों के टेंडर को भी निरस्त कर दिया है। अब फिर से जयपुर की जनता के सामने ये समस्या है कि आखिर कब शहरी परिवहन को दुरुस्त किया जाएगा और नवंबर तक सरकार जो 150 इलेक्ट्रिक बस खरीदने का वादा कर रही है, क्या वो समय पर पूरा हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। करौली जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और प्रभारी सचिव अनुपमा जोरवाल ने मामचारी के वर्षा जनित प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया, किसानों से बातचीत कर मुआवजे के लिए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल समय में ग्रामीणों और कृषकों के साथ है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। खबर झालावाड़ से। यहाँ पर एसडीएम थप्पड़ कांड मामले से चर्चा में आए नरेश मीणा को जमानत मिल गई है। झालावाड़ जेल से नरेश मीणा बाहर आए।
पिपलोदी हादसे के पीड़ितों को लेकर धरना प्रदर्शन करने के दौरान वो जेल गए थे। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद झालावाड़ जेल से आज वो रिहा हुए हैं। वकीलों और समर्थकों के साथ शहर के खंडिया इलाके में वो पहुंचे। नरेश मीणा के समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में नरेश मीणा ने कहा कि मैं बच्चों के लिए लड़ रहा था, न्याय की लड़ाई मुझे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। महाकालेश्वर दर्शन के बाद समर्थकों से मिलकर अगली रणनीति बनाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। शर्त छोड़ा है, जो माननीय न्यायालय ने जो शर्त लगाई उसका पालना करेंगे। आगे की रणनीति का तो अभी 1 महीने बाद बाहर आया हूँ, अभी सब लोगों से बात करेंगे, सब लोगों के साथ बैठूंगा, तो भी इनका आगे साथी जो तय करेंगे उसको। ऐसा क्या गुनाह कर देता है आपने, जेल जाना पड़ा आपको? ये तो आप सबने देखा है, झालावाड़ के हो आप लोग। यहाँ एक जो घटना हुई, दुखद घटना, मैं एक यात्रा निकाल रहा था जब मेरे को ये पता लगा कि भाई यहाँ दुखद घटना हुई है। कुछ आदिवासी और दलित बच्चों की संस्थागत जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है झालावाड़ बारा में, उसके तहत उनकी मौत हुई है। मैं यहाँ आया, यहाँ एक धरना चल रहा था हॉस्पिटल के सामने, मैं भी उस धरने में शामिल हुआ। पता नहीं मेरे को अकेले को गिरफ्तार किया गया, बाकी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पहले मेरे पे 151 में मुझे पाबंद किया, फिर दूसरे दिन मेरे पे धाराएं लगाकर मुकदमा लगा के मेरे को जेल में डाला। अभी मैं पता करूँगा कौन वो षड्यंत्रकारी नेता था जिसके दबाव में आकर मेरे को मुकदमा लगाया, और अगर जिसका भी हमें पता लगा जिसमें जो भी षड्यंत्रकारी नेता था वो कितना ही बड़ा हो, समय आने पर उसके हिसाब रहा। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में आयोजित अतिवृष्टि को लेकर बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हिस्सा लिया। इस बैठक में अतिवृष्टि से संबंधित आंकड़ों में खामियां पाए जाने पर डोटासरा ने असंतोष जताया। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा और पंचायत समिति विकास अधिकारी रोमा सहारन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि के बाद सरकार ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण कांग्रेस को सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचना पड़ा। सभी उपखंड मुख्यालयों पर बैठकें आयोजित की गई, लेकिन इन बैठकों में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की अनुपस्थिति और गलत आंकड़ों ने समस्या को और जटिल कर दिया। वृष्टि हुई है, उसमें प्रदेश में 200 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई, हजारों मकान गिर गए, लाखों पशुधन की हानि हो गई, लोग बेघर हो गए। और हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया कि 200 लोग मर गए, ये हो गया, आप लोग बाहर निकल नहीं रहे हो, जा नहीं रहे हो, कोई मंत्री जा नहीं रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। रोजाना सीएमओ में बैठकें होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक केवल बैठकों का दौर चलता है। तो पूरी तरीके से सरकार को घेरा, और राजस्थान की विधानसभा में हमारे जूली साहब ने और तमाम कांग्रेस के विधायकों ने इतना शानदार जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के छक्के छुड़ा दिए। आखिर मजबूर होकर के और सरकार को ये निर्देश देने पड़े कि सभी उपखंड मुख्यालयों के ऊपर जाकर के और जो अतिवृष्टि होगी उससे नुकसान हुआ है उसका जायजा। अब खबर जयपुर जिले के दूदू से है। यहाँ पर ममाणा भूतिया बांध टूटने का जो मामला है उसमें आखिरकार 24 घंटे बाद प्रशासन को सफलता हाथ लगी है। बांध की दीवार टूट जाने से लगातार गांवों में पानी की आवक हो रही थी। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने ये सफलता यहाँ पर हासिल की है। बांध के कटाव को रोकने में अब सफलता मिल पाई है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शनिवार का दिन विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए खास रहा है। यहां आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों के हुनर और जोश को देख सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी चकित रह गए। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर चल रहे विधिक चेतना अभियान 2025 उड़ान 2.0 के अंतर्गत हुआ था। इसके तहत देश भर में विशेष सक्षम बच्चों के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुमेरपुर से खबर है। यहाँ पर जवाई बांध के अब तक 8 गेट खोले जा चुके हैं। 5-5 फीट पहले ही ये गेट खोले जा चुके हैं। खुलने 9वां फाटक जा रहा है। कुल 13 में से 9 फाटक अब तक खुल चुके होंगे। 4 फाटक और खुलने की संभावना आगे जताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश से तेज पानी की आवक जारी है। पाली, जालौर, सिरोही के जवाई नदी किनारे बाढ़ जैसे हालात हैं। खैरथल से खबर है। यहाँ पर जिला प्रभारी सचिव एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा राजस्थान इकबाल खान ने राजकीय सैटेलाइट अस्पताल का निरीक्षण किया और चक दौरे से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने अस्पताल की बेड कैपेसिटी, ओपीडी, आईपीडी, दवाओं के स्टॉक और जांच सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। हालांकि पिछले 10 दिनों से डायलिसिस मशीन खराब होने पर प्रभारी सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई है और उसकी तुरंत दुरुस्ती का आदेश भी दिया। इसके साथ ही मरीजों से सीधा फीडबैक लेकर स्टाफ को अच्छा व्यवहार करने, स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश भी दिए।
वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 के जयपुर जिला मुख्यालय में 2 परीक्षा केंद्र में संशोधन हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सहायक सचिव दयाशंकर शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल बारिश की संभावना के चलते अभ्यर्थियों से केंद्र पर समय से पहुंचने की अपील की गई। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व जो परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार है वो बंद हो जाएगा। उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 परीक्षा केंद्रों में संशोधन भी यहां पर किया गया है और समय पर पहुंचने की अपील भी अभ्यर्थियों से यहां पर की गई है। दरअसल वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 का मामला है और जयपुर जिला मुख्यालय में 2 परीक्षा केंद्र जो हैं उनमें संशोधन भी कर दिया गया है। और इस बात की जानकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सहायक सचिव है दयाकर शर्मा उन्होंने दी है। बारिश की संभावना के चलते अभ्यर्थियों से केंद्र पर समय पर पहुंचने की अपील भी की गई है। 1 घंटे पहले दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाएंगे, मुख्य द्वार। खबर हनुमानगढ़ से। यहां पर भगत सिंह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यहां पर राहुल गांधी का पुतला जलाया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने मांग की कि कांग्रेस पार्टी को इस टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। रोहिंग्या बचाओ यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है, उस यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आरजेडी के नेता की उपस्थिति में जिस प्रकार से वहां के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जी की माता के प्रति अभद्र शब्द कहे, वह भारतीय संस्कृति का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और देश का नागरिक, प्रत्येक नागरिक ऐसी अभद्रता को, ऐसी भाषा को सहन नहीं करेगा। पूरे देश में इस अभद्रता के प्रति, इस भाषा के प्रति आंदोलन है, विरोध है। इसीलिए आज राहुल गांधी का पुतला भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ द्वारा। भरतपुर के नदबई से खबर है। यहां पर आपसे विवाद के चलते दंपत्ति ने विषाक्त का सेवन कर लिया। परिजन दोनों को लेकर जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। लखनपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बीपी का मरीज हो, कोई मर्द वैरन की आपसी बात आई इतक तो जान है और नहीं छोरा वापस जयपुर रही है। पैरालाइसिस करीब 2-3 साल की। सिरोही जिले में आसमान से बरस रही आफत ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। सुबह से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ों से झरने बह रहे हैं और गांव शहर हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा बारिश का कहर स्वरूपगंज में देखा जा रहा है, जहां पुलिस थाने के पास स्थित तालाब अचानक से फूट पड़ा। देखते देखते तालाब का सारा पानी खेतों में घुस गया। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। नजारा ऐसा हो गया मानो खेत नहीं बल्कि कोई बड़ी नदी यहां पर बह रही हो। बारिश का पानी शहर की गलियों में, सैलाबी इलाकों से झरने बह रहे हैं। नाले उफान पर है। कई बांधों में पानी इतना बढ़ गया कि वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। सुमेरपुर से खबर है। यहां पर 6 फीट तक जवाई बांध के 8 गेट खोले गए हैं। बांध में पानी की आवक तेज हो चुकी है। पानी की आवक से गेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुमेरपुर शिवगंज मार्ग पूरी तरह बंद है। फाटक खुलने के बाद जवाई नदी उफान पर है। जालोर से खबर है। पर कलेक्टर और एसपी ने जवाई नदी के बहाव क्षेत्रों का दौरा किया। जवाई नदी के जल स्तर का जायजा उन्होंने लिया है। अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। राहत एवं बचाव कार्य करने के भी आदेश दिए गए हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी और ठगी के मामले में मानटाउन थाना पुलिस ने एक युवती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने एक लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन और 20 सिम कार्ड बरामद किए। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन में एसपी रामकुमार कस्बा और डीएसपी उदय सिंह मीणा की देखरेख में खंडार और मानटाउन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यह सफलता मिली है। आरोपियों पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है और ये एक बड़े ऑनलाइन ठगी रैकेट का हिस्सा हो सकता है। राजस्थान समेत अन्य राज्यों में ये सक्रिय था। पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर लिया है। गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही है। द्वारा एंटीवायरस ऑपरेशन के तहत जो साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अभियान चला हुआ है, उसी के तहत श्रीमान एसपी सर के निर्देशन में जो टीम है सवाई माधोपुर की, जिसमें मैं एडिशनल एसपी, सीओ सिटी और एसएचओ मानटाउन सुनील गुप्ता, एसएचओ
खंडार लक्ष्मण सिंह और पूरी साइबर टीम महेंद्र कांस्टेबल के नेतृत्व में सभी ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 5 अपराधियों को इसमें अरेस्ट किया है, जो कि एक अंतर्राज्यीय सट्टा लगाने का एक गैंग है, जिनसे हमने काफ़ी हिसाब, इसमें करोड़ों का हिसाब मिला है और इनके पोजेशन से 10 मोबाइल हमने जब्त किए हैं, एक लैपटॉप मिला है और 20 सिम मिली है, जिसमें ये अलग अलग एप्लीकेशन बना के और सब लोगों को क्लाइंट्स को बरगला के और किसी नंबर पे पैसा लगवाते हैं और बाद में इस नंबर के आधार पे। सिरोही के शिवगंज से खबर है, शिवगंज और सुमेरपुर का संपर्क टूट चुका है। नदी के वेग में यहां पर पुल ही बह गया है। शिवगंज सुमेरपुर के मध्यस्थ बहने वाली जवाई नदी में बहाव दरअसल तेज है पानी का। मौसम विभाग की ओर से हाई अलर्ट भी जारी किया गया था। सच बेधड़क नदी की साफ सफाई को लेकर लगातार खबरें भी प्रसारित कर रहा था। उसके बावजूद प्रशासक और पालिका ईओ ने कोई ध्यान नहीं दिया। हालात ये हो गए कि कचरे के रोकने के कारण ये पुल जो था वो यहाँ पर बह गया। खबर लालसोट से। यहाँ पर लालसोट मंडावरी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। लालसोट क्षेत्र में एक ही दिन में ये दूसरा भीषण सड़क हादसा है। यहाँ पर बोलेरो चालक ने मंडावरी रोड पर 8 से 10 पैदल यात्रियों को कुचल दिया। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। विधायक रामविलास मीणा भी जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स की टीम अब घायलों का इलाज कर रही है। जयपुर की सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। बारिश के बाद हालात और खराब हो गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। मुख्य बाजारों से लेकर आवासीय इलाकों तक सड़कों पर पानी से भरे हुए गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में लापरवाही के कारण हालात बिगड़े हैं। कई जगह वाहन फंसने की घटनाएं भी सामने आई। नागरिकों ने प्रशासन से सड़कों की मरम्मत और जलभराव की समस्या को जल्द हल करने की मांग की है। शहर में बारिश के बाद स्थिति अलग अलग इलाकों की बद से बदतर बनी हुई है। इस वक्त मैं वैशाली नगर के रंगोली गार्डन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ की स्थिति में देखिए आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो किस तरीके से यहाँ पर पूरी सड़क जो है वो गड्ढों में तब्दील जो है वो हो गई है। यहाँ पर निकलने वाले जो लोग हैं उनको खासी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर जितने भी लोग जो हैं वो निकल रहे हैं वो या तो गड्ढों से अपने आप को बचाते हुए निकल रहे हैं या फिर गड्ढे में जो है अपनी गाड़ी को जो है वो गड्ढे से गाड़ी को निकालते हुए जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। खासा परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। जयपुर शहर में जब बरसात हुई तो जयपुर जलपुर बन गया और अब जब बरसात रुकी है तो ये जयपुर शहर गड्ढों का शहर बन गया है। ये वैशाली नगर का इलाका है। वैशाली नगर के इलाके के अलावा जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में चाहे मानसरोवर हो चाहे MI रोड हो, उसके अलावा तमाम जो अलग अलग इलाके हैं उनमें इसी तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। देखिए स्थानीय लोग हैं, उनसे अगर हम बात करने की कोशिश करें, भैया कब से गड्ढे हो रहे हैं, क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही क्या इन गड्ढों की? सर कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। जब से बारिश स्टार्ट हुई है तभी से गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई ध्यान नहीं है, ना कोई सरकार का ध्यान है, ना कोई पार्षद का ध्यान है, ना किसी का ध्यान है। बस जैसे मनमर्जी राज है वो चल रहा है। कोई पृथ्वीराज नगर में तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ से कहते हैं लोग कि VIP लोग भी निकलते हैं क्योंकि VIP लोग भी रंगोली गार्डन में रहते हैं। जी यहाँ ज़्यादातर VIP लोग, ये रंगोली गार्डन है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट है आके रंगोली गार्डन, रंगोली ग्रीन्स है और भी अदर प्रोजेक्ट भी हैं। काफ़ी बड़े बड़े सिरसी गांव तक हैं। खूब आवागमन रहता है लोगों का, VIP लोगों का, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं है इस रोड पे। तो प्रशासन की पोल यहाँ पर खुलती हुई दिख रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जयपुर शहर का एक VIP यानी कि पॉश इलाका माना जाता है। वैशाली नगर का ये रंगोली गार्डन के नज़दीक का इलाका, वहाँ पर ये स्थिति जो है वो बनी हुई है, जहाँ पर लोग परेशान हैं। ये बारिश के बाद की स्थितियां हैं, क्योंकि बारिश आती है जब क्या स्थिति होती होगी सोचिए, क्योंकि जब बरसात आती है तो पूरे ये गड्ढे हैं, इनमें पानी यानी कि पानी ऊपर से होकर निकलता है और यहाँ पर जो है बरसात में पानी जब ऊपर से होकर निकलता है तो यहाँ पर गड्ढे भी जो है वो नज़र नहीं आते। जब गड्ढे नज़र नहीं आते तो जो है गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से हिचकोली खाती हैं और गाड़ियों में काफ़ी जो नुकसान है यहाँ पर लोगों की में वो होता है। अब देखना होगा कब तक प्रशासन इनकी सुनवाई करता है और कब तक ये जो गड्ढे हैं जो पानी से भरे हुए हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही किए जाते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। मारवाड़ जंक्शन में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश, बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं। फुलाद बांध ओवरफ्लो होने के बाद कई नदियां उफान पर है। बारसा नदी तेज वेग से बहने के कारण कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। विधायक केसाराम चौधरी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
मैदान के अंदर 3 दिन से लगातार बरसात का दौर जो है वो जारी है और आप देख पा रहे हैं मारवाड़ जंक्शन के अंदर भी लगभग अरावली क्षेत्र के अंदर चल रही बरसात के बाद में मारवाड़ क्षेत्र की तमाम नदियां जो है वो उफान पर चल रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बादशाह की नदी है जो कि मारवाड़ का अंचल की मुख्य नदी कहलाती है, ये पूरे उफान के साथ में चल रही है। रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस तरफ मारवाड़ जंक्शन जाने का रास्ता है, पीछे की ओर से आने वाले लगभग यहाँ 17 से 18 गांवों का संपर्क जो है वो मारवाड़ जंक्शन से टूट गया है। ये मुख्य नदी होने के कारण यहाँ से जो ग्रामीण है वो मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर नहीं जा पा रहे हैं और ये नदी जो है बहुत वेग से चल रही है। वही इसको लेकर के मारवाड़ जंक्शन के विधायक केसाराम चौधरी ने अब उपखंड अधिकारी व सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अलर्ट रहे। साथ ही पुलिस प्रशासन और उपखंड प्रशासन भी अलग मोड पर नजर आ रहा है। हर जगह पर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। लोगों को जो है गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है। मारवाड़ जंक्शन से अनिल मारू की रिपोर्ट। मारवाड़ विधानसभा में पूरे क्षेत्र का दौरा करके आया हूं और देशपुर में अत्यधिक बरसात के कारण नालों में उफान पे है। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि आप लोग बहते पानी में अंदर घुसने की कोशिश नहीं करें। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। देशपुरी पंचायत समिति में सभी अधिकारियों की बैठक लेकर के उनको हिदायत दी कि किसी तरह का किसी भी क्षेत्र में कोई भी जनहानि या किसी के कोई नुकसान हुआ है। खबर 12 से यहां पर प्रभारी सचिव टीकमचंद बोरा ने 12 जिले के अंतर तहसील में फसल खराब और गिरदावरी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पलाया था और गोपालपुरा गांव में खेतों का दौरा कर सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों की स्थिति देखी है। किसानों ने अनियमित बारिश के कारण फसल नुकसान की शिकायत की, जिस पर सचिव ने सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। गिरदावरी कार्य में पारदर्शिता और सटीक आकलन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही किसानों से सही जानकारी देने की अपील भी उन्होंने की है। तहसीलदार मंजूर अली और अन्य अधिकारी कर्मचारी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। सिरोही के पिंडवाड़ा में सुकड़ी नदी के उफान से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। नदी का पानी शहर में प्रवेश कर चुका है। अस्पताल, तहसील कार्यालय और थाना परिसर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में राहत का काम भी शुरू किया। छात्रावास में फंसी बालिकाओं को सुरक्षित निकालकर अम्बेडकर भवन में सराहनीय कदम है। हालांकि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों के लिए स्थिति गंभीर बनी है, क्योंकि नदी और कॉलोनी के बीच सुरक्षा दीवार का अभाव है। ये लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसका समाधान नहीं हो पाया। लगातार बारिश और ओवरफ्लो हो चुके बांधों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।